हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। उम्मीद है कि आप अपनी पूरी पढ़ाई में पूरी तन्मयता के साथ लगे होंगे और कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैनले मिलर का प्रयोग। स्टैनले मिलर कहां से आ गए भाई? ये जीवन की उत्पत्ति से संबंधित एक टॉपिक है, अर्थात ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, वहां से एक टॉपिक उठाया गया है। और स्टैनले मिलर का प्रयोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से भी। अर्थात हमें जरूर जानना चाहिए कि किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो अगर हम पूरी जीवन की उत्पत्ति के बारे में समझें तो मैं आपको इधर उधर न भटका के सीधे आपके टॉपिक पे लेके आता हूं। स्टैनले मिलर ने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग से पहले हम आपको एक नई चीज समझा देते हैं। ये प्रयोग किस बेस पे किया गया था इसके बारे में समझ लीजिए। AI ओपेरिन नामक वैज्ञानिक थे और हाल्टेन नामक वैज्ञानिक थे। कौन कौन? ओपेरिन और हाल्टेन नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में बहुत बेहतर सिद्धांत प्रस्तुत किए और बताया किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो इनके बताए हुए प्रयोगों, इनकी बताई हुई बातों के ऊपर एक वैज्ञानिक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया इनकी बातों को सिद्ध करने के लिए, और वो वैज्ञानिक थे स्टैनले मिलर। तो भैया इन ओपेरिन और हाल्टेन ने ऐसा क्या बता दिया कि मिलर ने अपने प्रयोगों द्वारा उसको सिद्ध किया? समझिए। ओपेरिन ने एक जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक परिकल्पना सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे 8 चरणों में उसने व्यवस्थित किया। पहला, दूसरा, तीसरा चरण समझ जाएंगे तो ये चीजें तुरंत आपको क्लियर हो जाएंगे। ओपेरिन ने कहा कि पहले हमारी आकाशगंगा में बहुत सारे परमाणु बिखरे हुए थे, असंख्य मात्रा में, जैसे कोई काउंटिंग नहीं थी, जिसकी कोई यूनिट गिनती नहीं की जा सकती थी। इतने परमाणु बिखरे हुए थे। पहले हमारे प्लैनेट्स नहीं, ग्रह नहीं थे, लेकिन अचानक परमाणुओं में आकर्षण बल उत्पन्न हो गया और समस्त परमाणु बहुत तीव्र गति से एक दूसरे के साथ क्या होने लगे? जुड़ने लगे। सपोज दैट मैं यहां समझाऊं, बहुत से परमाणु असंख्य मात्रा में हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे। ये एक दूसरे के समीप आते हुए एक बड़े बड़े प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कर दिए, अर्थात बहुत ज्यादा मात्रा में आए और एक दूसरे के साथ क्या हो गए? जुड़ने लगे। और ओपेरिन ने कहा कि ऐसे ही जुड़ने से बड़ी बड़ी आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। लेकिन ओपेरिन ने यह भी बताया कि वह आकाशीय पिंड तीव्र गति से जुड़ने के कारण एकदम दहकते हुए आग के ज्वाला के समान जल रहा था। उसके बाद ओपेरिन ने बताया दूसरी में कि परमाणुओं के जुड़ने से, एक दूसरे के साथ तेज गति के साथ लड़ने जुड़ने के साथ बहुत सारी गैसों का निर्माण हुआ। जैसे आप किसी पत्थर पे हिट करते हैं तो चिंगारी निकलती है। ये आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझा कि पत्थर से पत्थर पे मारेंगे तो एक चिंगारी निकलती है, थोड़ी बहुत गैसें भी निकलती हैं। अगर बहुत हैवी मात्रा में स्टोन एक साथ लड़ाए जाएं तो हैवी मात्रा में गैस और चिंगारियां उत्पन्न होंगी। उसी तरह समझिएगा इसको कि बहुत से परमाणु असंख्य मात्रा में, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं थी, वो एक दूसरे के साथ क्या होने लगे? जुड़ने लगे। जुड़ने के कारण क्या हुआ कि एक प्लैनेट्स के रूप में परिवर्तित हुए, अर्थात गोले के रूप में बने तो, लेकिन ये पूरी तरह से क्या हो रहे थे? आग की तरह दहक रहे थे। इनके टकराने से बहुत सारी गैसों की उत्पत्ति हुई। इन गैसों ने ऊपर ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में जाकर बादलों का निर्माण किया, बारिश स्टार्ट हुई। ये चीजें ऐसे चुटकियों में नहीं हुई भाई, कई हजार वर्ष लगे, करोड़ वर्ष लगे ऐसी प्रक्रिया होने में कि एक दूसरे के साथ समीप होकर जुड़े। और क्या हुआ? बादलों का निर्माण हुआ, गैसों का निर्माण हुआ, गैसों से बादलों का निर्माण हुआ, बादलों ने बारिश स्टार्ट कर दी। अर्थात जो बादल बने, यहां समझ लीजिए, जब गैसीय पिंड टकराए, एक दूसरे के साथ पिंड टकराने के बाद गैसों का निर्माण हुआ, तो गैसों ने कई हजार वर्ष बाद बादलों का निर्माण किया। ये बादल जब बारिश करने लगे धीरे धीरे, तो प्लेनेट तो क्या हो रहा था? एकदम आग की तरह जल रहा था, वार्म था, अर्थात गर्म था। अब ये प्लेनेट मान लीजिए अर्थ है, अर्थ पूरी तरह से गर्म है, यहां पानी की बूंदें आ रही हैं, लेकिन ये भाप बनकर ऊपर उड़ जाती थी, नीचे नहीं आती थी। आप तवे पे देखते होंगे, जलते हुए तवे पे अगर पानी गिरा जा तो आवाज करके, छनछनाहट की आवाज के साथ क्या हो जाता है? तुरंत भाप बन के उड़ जाता है। अर्थात ओपेरिन ने कहा
कि ऐसी प्रक्रिया निरंतर होती रही। कई हजार वर्षों के बाद इसका तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा। आ रहे हैं स्टैनले मिलर पे आ रहे हैं। आप कहेंगे कि सर इसको फिगर में देखे, पता नहीं क्या महाभारत समझा रहा है। आ गए हैं, बस समझिए। जब बारिश होने लगी, धीरे धीरे अर्थ ठंडी हुई, तो स्टैनले मिलर का ओपेरिन का कहना था कि धीरे धीरे जब जल पृथ्वी पे आके स्थिर होने लगा, व्यवस्थित होने लगा, तो पृथ्वी की गर्मी और जल के ठंड होने के साथ एक दूसरे के साथ रिएक्शन हुआ, और एक गर्मी और ठंडी अर्थात पृथ्वी की गर्मी और उसके साथ जब जल का रिएक्शन हुआ, तो बहुत सारे तत्वों और यौगिकों का निर्माण हुआ। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया आप कहानी पे कहानी बताते जा रहे हैं और हम विश्वास कर लें? ऐसा नहीं। तो इसी को सिद्ध करने के लिए एक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किया और कहा कि नहीं भाई, ओपेरिन और हालैंड नामक जो वैज्ञानिक ने जिस सिद्धांत प्रस्तुत किया, ये बहुत परफेक्ट था। और ये जो सिद्धांत है, ये जो थियरी है, ये आपके एग्जाम में, आपके फ्यूचर के लिए बहुत परफेक्ट है। अब बात समझिए ध्यान से। जब यहां पे ओपेरिन पे फिर आ जाते हैं, ओपेरिन ने कहा जब धीरे धीरे जल स्थिर होने लगा अर्थ पे, तो अर्थ की गर्मी से और वाटर जल की ठंडी से रिएक्शन हुआ, बहुत सारे तत्वों का, यौगिकों का निर्माण हुआ। और 7वें 8वें चरण में उसने बताया, कौन? ओपेरिन ने, कि धीरे धीरे जल के अंदर ही कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ बनने लगे, और सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल का फॉर्मेशन हुआ। न्यूक्लिक अम्ल से ही एक सेल का निर्माण हुआ, सेल से एक कोशिकीय जीवों का, फिर बहुकोशिकीय जीवों का, इस तरह से जल के अंदर ही बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई। आपको कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता होगा कि वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जल के अंदर हुई। बिल्कुल सही आपने सुना था। और किसने बताया था? ओपेरिन ने बताया था। तो ओपेरिन के एक मध्य क्रम या तीसरे, चौथे, 5वें चरण के आसपास के क्रम को सिद्ध करने के लिए स्टैनले मिलर ने अपना प्रयोग किया। कितने सन में किया बाबू? 1953 में किया। और जब स्टैनले मिलर और बहुत अजीब तो नाम है, हाल्टेन नामक वैज्ञानिक ने, अर्थात ओपेरिन हाल्टेन नामक वैज्ञानिक ने जब यह कहा कि हमारे पृथ्वी पे तत्वों और गैसों का निर्माण जल के क्रियाकलापों या पृथ्वी के उथल पुथल के कारण, बहुत सारी घटनाओं के कारण बहुत सारे तत्वों और यौगिकों का निर्माण हुआ, तब स्टैनले मिलर ने अपना प्रयोग किया, यह सिद्ध करने की कोशिश की कि क्या ये जो वैज्ञानिक बता रहे हैं वो सही है। तो स्टैनले मिलर ने क्या किया कि एक अपने लेबोरेटरी में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया कांच का, कि एक जार नुमा संरचना बनाई, और ये पूरी टेस्ट ट्यूब एक कर्व के लाइक स्ट्रक्चर ड्रा करके पूरी ये कांच की संरचना बनाई अपने लैब में। और जहां जार था, जहां उसका बॉक्स था, उसमें पानी भरकर, अर्थात जल को खूब बॉयल किया, गर्म किया, यह सिद्ध करने के लिए कि क्या पृथ्वी पे अनेक प्रकार के तत्वों और यौगिकों का निर्माण इसी तरह से हुआ होगा। मैं समझा रहा हूं आपको, समझिए, ध्यान समझिएगा। जब जल को गर्म करेंगे बाबू, तो किसमें बदल जाता है? सर्ववाष्प में बदल जाता है, भाप बनकर ऊपर जाने लगता है। तो यहां देखिए, यह वाष्प बनकर धीरे धीरे अब कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और ऊपर जैसे जैसे रास्ता मिलेगा वैसे वैसे वो आगे बढ़ रहा है। यहां जल क्या था? अर्थात जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अर्थात अभी तक यहां पे जो बॉयल हुआ है, ये क्या है बाबू? H2O जल है। और इसके अलावा अब ये आगे बढ़ रहा है। एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट को समझाना है, इसी को क्रॉस करना है। किसको क्रॉस करना है? इस जल वाष्प को। बातें समझ में आ रही है भाई? यहां क्या गर्म हुआ था? केवल जल गर्म हुआ था, और एक छोटी सी घटना से इसको गुजारा जा रहा है। किसके द्वारा गुजारा जा रहा है? स्टैनले मिलर के द्वारा। बस यह सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि क्या पृथ्वी की उथल पुथल के कारण, बड़े बड़े पिंडों के टकराने के कारण, क्या बहुत सारे तत्वों और यौगिकों का निर्माण हो सकता है। तो अब देखिए, अब एक छोटी सी यहां दो इलेक्ट्रोड है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से रगड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? रगड़ कर रहे हैं। जैसे विद्युत तार अगर ले लेते हैं हाथ में, ऐसे करते हैं तो चिंगारी निकलती है, ऐसे ही यहां पे चिंगारियां निकल रही थी एक दूसरे के रगड़ के कारण।
रगड़ीकरण और इसके इस जो छोटे बॉक्स में एक छोटा सा जो ये घटना होने वाली है, इसमें 2-3 प्रकार की गैसों को स्टैनले मिलर ने ले लिया, जिसमें से CH4, NS3, H2O और H2, 3 से 4 प्रकार की गैसों को बस इसमें भर लिया और इस इलेक्ट्रोड को एक दूसरे के साथ रगड़ होने दिया। और यहां से कौन गुजरने वाला था? यह वाटर। जब वाटर यहां से ट्रांसमिट हुआ तो उसके आगे स्टैनले मिलर ने एक जल को ठंडा करने के लिए एक उपकरण लगा रखा था, जहां से जल गुजर रहा था। तो जब जल गर्म होता है तो वाष्प में बदल जाता है, और फिर से अगर ठंडा हो जाए वाष्प तो फिर से जल में बदल जाता है। अब यहां से फिर अब ये जल की बूंदों में एकत्रित होकर कहां स्टोर हो गया? इस बॉक्स में। स्टैनले मिलर को यह लगा कि मैंने यहां से तो जल ही गर्म किया है, तो यहां क्या होना चाहिए था? जल होना चाहिए था। लेकिन स्टैनले मिलर ने जब इसको टेस्ट किया, चेक किया, तो ये जल की जगह बहुत सारे तत्वों और दूसरे यौगिकों में परिवर्तित हो गया था, जिसमें से बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, एलानीन, ग्लाइसिन तथा इसके अलावा बहुत सारे यौगिकों का निर्माण हुआ। इससे यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी पे जब भी बड़ी घटनाएं होती हैं, उथल पुथल होती हैं, चट्टानें टकराती हैं एक दूसरे से, या बहुत सारी परिघटनाएं होती हैं, धरती का फट जाना, इनके टकराने से, लड़ने से बहुत सारे तत्वों और नए यौगिकों का निर्माण होता है, जो जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। बातें क्लियर? जब मैं आपके बेस में था, आपकी क्लास में था, तो मुझे लग रहा था कि ये तो गैसों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, इससे जीवन का क्या तात्पर्य? तो स्टैनले मिलर ने कहा कि जिस तरह से एक छोटी सी घटना के कारण हमारे जल का बहुत सारे यौगिकों और नए परमाणु अणुओं में, यौगिकों में, शर्करा में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक उसी तरह से हमारी पृथ्वी पे बहुत सारी उथल पुथल के कारण ऐसे नए नए तत्वों और यौगिकों का निर्माण हुआ होगा, जो सेल और उसके जीवन के लिए उपयोगी हो, जो सेल और उसके जीवधारी को जीवित रखने के लिए आवश्यक हो। बातें क्लियर हुई? तो ये था स्टैनले मिलर का प्रयोग, जिसके द्वारा यह सिद्ध किया गया कि पृथ्वी पे तत्वों और यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ, इसके बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। आई होप कि आपको एकदम आसानी से क्लियर हुई होगी कि भाई कि जल को गर्म किया गया, एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से गुजारा गया, तो देखा गया जल जिसका फार्मूला H2O था, वो किसमें परिवर्तित हो गया? बहुत से कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में। तो स्टैनले मिलर ने कहा इसी तरह से पृथ्वी पे उथल पुथल के कारण नए नए तत्वों और यौगिकों का निर्माण हुआ होगा, जो जीवन की उत्पत्ति में अपना रोल प्ले किया। बातें समझ में आई? तो ये था आपके स्टैनले मिलर का प्रयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेंसिबिलिटी और एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो को मेरे देखने के लिए, अपने दोस्तों तक भेजने के लिए, मेरी साइंस फैमिली को बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।